नेक्स्ट क्वेश्चन है 91. द रिसेंटली अनाउंसमेंट अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इम्पैक्टेड द सोसाइटी पॉजिटिवली. अब देखो, इसमें ऑप्शन नंबर ए में एक वर्ड दिया हुआ है, डेट इज अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट एक नाउन होता है. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी वर्ड के एंड में एम ई एन टी आ जाए, टी आई वी ई आ जाए, टी आई ओ एन आ जाए, तो नाउन बनने का काम करते हैं. अब मुझे आप ये बताएं कि नाउन की विशेषता कौन बताते हैं? एडजेक्टिव्स बताते हैं, राइट? तो इसमें जो वर्ड दे रखा है रिसेंटली, ये गलत है, क्योंकि रिसेंटली एक अपना एडवर्ब होता है. और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया भी था, जिनके एंड में एल वाई आ जाए जिन वर्ड्स के, वो 99% केसेस में एडवर्ब्स होते हैं. तो रिसेंटली एक एडवर्ब है. और नाउन की विशेषता मतलब नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एक एडजेक्टिव करता है. तो रिसेंटली वर्ड गलत है. इस रिसेंटली को हटाकर हमें एक एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? रिसेंट. तो आंसर आएगा द रिसेंट अनाउंसमेंट अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इम्पैक्टेड द सोसाइटी पॉजिटिवली. तो ऑप्शन नंबर ए में आपको एरर लगानी थी. क्वेश्चन नंबर 92 है. द ऐसे इज डिवाइडेड इनटू 7 पैराग्राफ. एक ऐसे है, उसको 7 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है. एंड एवरी ऑफ दीज हैज 7 सेंटेंसेस. और हर पैराग्राफ के कितने सेंटेंस है? हर पैराग्राफ में 7 सेंटेंसेस है. अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है? ऐसे. सिंगुलर है, एक ही ऐसे की बात हो रही है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. इज, आर, एम, वॉज, वर, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कब? जब सेंटेंस पैसिव का हो. पैसिव का मतलब जहां पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता. तो ऐसे तो कुछ यहाँ पे काम नहीं कर रहा, राइट? तो जब कोई जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का काम नहीं करता, तो ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस के होते हैं. और वहां पे हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ये मैंने एक्टिव पैसिव में भी अच्छे से समझाया था. क्लियर नहीं हो तो वो वाला एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए, वहां से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आगे देखिएगा. 7 पैराग्राफ्स. अगर एक पैराग्राफ है तो एस और एस नहीं आता. यहाँ पैराग्राफ 7 है, तो 7 पैराग्राफ्स बिल्कुल सही है. लेकिन एरर इसमें ऑप्शन नंबर बी में है. क्या? इसमें दिया हुआ है एवरी ऑफ. एवरी की जगह आएगा यहाँ पे ईच. क्यों आएगा? रीजन समझिएगा. हमारा ये जो वर्ड है ना एवरी, एवरी का यूज एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह होता है. किसकी तरह होता है? एडजेक्टिव की तरह. लेकिन जो वर्ड होता है ना ईच, ईच का यूज एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी होता है, और साथ साथ एक सेंटेंस में प्रोनाउन की तरह भी होता है. तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है एवरी, ये यहाँ पर एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है. और प्रोनाउन की तरह यूज एवरी का कभी भी नहीं होता, क्योंकि एवरी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव बनने का काम करता है. मुझे प्रोनाउन की जरूरत है, तो प्रोनाउन के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ईच. इसलिए यहाँ पर एवरी की जगह जो एरर आएगी वो आएगी ईच में, मतलब ईच लिखना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर बी में एरर आ जाएगी. अगर किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही है समझने में कि मैम आपने कैसे पता किया कि एवरी प्रोनाउन है, बहुत सिंपल सा फंडा है. देखो, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पहचानने का, अगर किसी वर्ड के बाद में कोई नाउन लिखा हुआ हो, तो 110% ये जो शब्द है ना, वो आपका एडजेक्टिव होता है. अब यहाँ पे इन्होंने एवरी के बाद ऑफ दिया हुआ है, तो ऑफ आपका कोई नाउन तो होता है नहीं, ये तो एक प्रेपोजिशन है. और प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे एक एडजेक्टिव नहीं, एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है. इसलिए मुझे एवरी की जगह ईच लिखना पड़ेगा, क्योंकि ईच का यूज एक सेंटेंस में एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन दोनों की तरह होता है. तो ईच इसका सही आएगा. तो ऑप्शन नंबर बी में एरर आएगी. जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो आपको बी ऑप्शन लगाना था. क्वेश्चन नंबर 93. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया टू बी मोर रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुल. अब समझना, अगर किसी सेंटेंस में दो आपके एडजेक्टिव्स आए और वो जुड़े हुए हो एंड से, तो दोनों जो एडजेक्टिव्स होंगे वो आपकी एक ही सेम डिग्री में होंगे. तो अब आप बताओ, एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, आप बताना इसमें एरर क्या होगी. हाँ जी. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया टू बी मोर रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुल. अब देखना, यहाँ पे एंड के बाद में जो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एंड के पहले जो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो भी क्या होता है? सेम होता है. समझ में आया? तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है रिस्पॉन्सिबली, यहाँ यूज किया केयरफुल. केयरफुल आपका एक एडजेक्टिव होता है, और रिस्पॉन्सिबली ये आपका एक एडवर्ब हो रहा है, क्योंकि एल वाई आ रहा है. और मुझे एडवर्ब नहीं, मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है. इसलिए इसमें एरर क्या होगी? इस रिस्पॉन्सिबली की जगह आपको एक
एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, वो होगा रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर दो आपके वर्ड्स एंड से जुड़े हुए हो तो दोनों तरफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होती है वो दोनों सेम होती है। नाउन है तो दोनों तरफ नाउन होंगे, अगर आपका एडजेक्टिव है दोनों तरफ एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब है तो दोनों तरफ एडवर्ब यूज होगा। तो 93 में जो एरर थी वो ऑप्शन नंबर बी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वुड टेक अप अ फ्यू ऑफ माय टाइम टू एक्सप्लेन टू यू द होल केस। ये क्वेश्चन में आपको एरर साफ साफ नजर आ रही है ऑप्शन नंबर ए में। कैसे? मैंने आपको बताया था बेटा, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल। दोनों के जो यूजेस होते हैं वो बिल्कुल लगभग लगभग सेम होते हैं, बिल्कुल सेम है। फ्यू का मतलब भी ना के बराबर होता है और लिटिल का मतलब भी ना के बराबर होता है। बट यहाँ पे जो फ्यू यूज होता है वो केवल यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल का यूज किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल। तो बेटा यहाँ पे फ्यू किसके लिए आया है? टाइम के लिए, और टाइम आपका अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी फ्यू यूज नहीं होता, उसकी जगह लिटिल होगा, तो आंसर आएगा अ लिटिल। तो इट वुड बी टेक अप अ लिटिल ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू यू द होल केस। ये ऑप्शन नंबर ए आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। द क्वेश्चन इज, नाउ अ डेज स्पेक्टिकल्स आर कॉस्टली देन दे यूज्ड टू बी। समझना, नाउ अ डेज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स के दो मतलब होते हैं। स्पेक्टिकल्स का एक तो मतलब है चश्मा, अपन ये जो मैंने पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए हम जो चश्मा यूज करते हैं उन्हें हम स्पेक्स शॉर्ट में बोलते हैं, उनका एक्चुअल में उनको बोला जाता है स्पेक्टिकल्स। एस आता है, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, हमेशा एस आएगा, ये मैंने नाउन में भी आपको कराया था। एक वर्ड होता है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल, इसका एक्चुअल में मतलब जिसमें एस नहीं आता, इसका मतलब होता है दृश्य, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम व्यू। व्यू होता है ना, यार क्या मस्त व्यू है, उस व्यू को इंग्लिश में स्पेक्टिकल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे स्पेक्स की बात हो रही है, मतलब चश्मे की। तो ये बोल रहा है नाउ अ डे स्पेक्टिकल्स आर कॉस्टलियर देन आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में देन आ जाए आप समझ जाइएगा ये डिग्री कौन सी होती है, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री में एल वाई नहीं आता, कंपैरेटिव डिग्री में आपको आई ई आर या ई आर लगाना पड़ता है। तो कॉस्टली जो कि एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे आपको कॉस्टलियर करना पड़ेगा। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा नाउ अ डेज स्पेक्स आर कॉस्टलियर देन दे यूज्ड टू बी। दूसरी चीज, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आप पढ़ेंगे उसमें आपका देन जब लिखा हुआ हो उसकी स्पेलिंग जरूर देख ले। कई दफा एग्जामिनर क्या करता है, देन की स्पेलिंग गलत लिख कर देता है। स्पेलिंग टी एच ए एन होती है, ई एन नहीं होती, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसमें ये एरर तो नहीं पूछी गई थी, बट मे बी आने वाले क्वेश्चंस में आ जाए, फिर आने वाले टाइम में आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे, जब मैं एक कपल से मिली थी कल, आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया था, क्या किया था देखिएगा, दैट की द वाइफ वाज मोर टॉलर देन हर हस्बैंड, की जो हस्बैंड था ना उसकी वाइफ हस्बैंड की हाइट से वाइफ की हाइट लंबी थी, ऐसा ये बोल रहा है। अब यहाँ देखना, देन मैंने आपको क्या बताया, जब भी क्वेश्चन में देन आ जाए वही समझ जाना कंपैरेटिव डिग्री है। देखो बेटा, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, टॉलर भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो एक ही डिग्री को दो दो बार लिखने की क्या जरूरत है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस मोर को हटाना पड़ेगा, मोर को रिमूव करना पड़ेगा, तो सिंपली आंसर आ जाएगा टॉलर। तो आंसर बनेगा व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे, जब मैं एक कपल से मिली थी कल तो मैंने नोटिस किया कि जो वाइफ थी उसकी हाइट हस्बैंड की हाइट से लंबी थी। तो यहाँ पे वॉज टॉलर देन हर हस्बैंड। अब आपका सेंटेंस सही है। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 97, दिनेश रिक्वेस्टेड द लेडी एट द काउंटर टू गिव हिम अ सीट बिसाइड्स द विंडो। इसमें यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, मैंने यहाँ पे ये येलोइश कलर में दिख रहा है, एग्जाम में आपको सेम कलर आएगा, एक ही जैसा कलर होगा, मतलब ब्लैक कलर। इसके नीचे एक लाइन खींची हुई आएगी, तो ये बोल रहा है एग्जामिनर यहां से लेकर यहां तक का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब जो मैंने ये सेंटेंस के बीच में नीचे जो लाइन खींची है इसमें एरर हो भी सकती है और नहीं भी। अगर आपको लग रहा है एरर है तो आंसर बी सी डी में से लगाना, और आपको लग रहा है नो मैम बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर मतलब नो इम्प्रूवमेंट लगाना। अगर आपको एरर लगती है कि इसमें एरर है तो क्या है, उसे करेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें एरर तो है, अ सीट बिसाइड्स द विंडो। ये बोल रहा है दिनेश ने रिक्वेस्ट की थी लेडी को काउंटर पे कि उसको विंडो के बगल वाली जो सीट है ना वो दे दी जाए। हम लोग भी जब भी ट्रैवलिंग पे जाते हैं सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि जो सीट है वो खिड़की विंडो वाली मिले, है ना, हवा आती रहे आराम से इजीली। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज बिसाइड्स।
देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, ये मैंने आपको प्रेपोजिशन में भी कराया था। क्वेश्चन में दो वर्ड मिलेंगे, बिसाइड्स और बिसाइड। इन दोनों का पहले मतलब समझ लो। जिसमें ये एस है, इसका मतलब है के अलावा या फिर के अतिरिक्त, और इंग्लिश में आप ये बोल सकते हैं इन एडिशन टू। लेकिन एक और जो दूसरा बिसाइड है जिसमें एस नहीं है, इसका मतलब होता है बगल में। तो अब मुझे बताओ कि वो बंदा जो दिनेश है, वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है उस लेडी से कि उसको विंडो के बगल वाली सीट मिले। तो विंडो की बगल, और बगल की जो इंग्लिश है वो बिसाइड होती है, जिसमें एक्स्ट्रा एस नहीं आता। आंसर होना चाहिए यहाँ पे अ सीट बिसाइड द विंडो। तो आपका जो ऑप्शन दे रखे बीसीडी किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल है, यही आपका राइट आंसर है। डी तो होगा नहीं क्योंकि इसे बिसाइड्स लिखा हुआ है, इसको तो कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, एंड सीट, एंड कब आता है बेटा, एंड तब आता है जब कोई चीज कैसी हो, वोवल मतलब स्वर हो, जैसे एन एप्पल। तो ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। अब इकलौता मेरे पास दो ऑप्शन बचे, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं क्योंकि एरर है, तो इकलौता एक ही ऑप्शन बचा, मतलब यही मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, many people are becoming aware of the advantage of preventive health care nowadays। अब देखो भाई, नाउ अ डेज से लेकर मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताना है ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, जो सेंटेंस है, इसमें एरर है या नहीं। अगर आपको लगता है एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगाना, और आपको लगता है एरर है तो पहले उसे करेक्ट करें कि भाई आना क्या चाहिए था, फिर उसके अकॉर्डिंग एबीसी आप आंसर फिल करेंगे। अब देखो बेटे, सबसे पहले इस आर एम के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। ये तो मैंने आपको बताया था क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है। कैसे पता चला, नाउ अ डेज से। नाउ अ डेज का मतलब है इन दिनों, मतलब इसका इफेक्ट चल रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान काल में, इन दिनों ये हो रहा है काम, मतलब नाउ अ डेज। तो इससे मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में तो होगा, मतलब विल वाला तो होगा नहीं। अब अवेयर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स रहता है हमेशा ऑफ, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, मतलब इसमें नो एरर वाला पार्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज आर कुक पुट्स टू मैनी सॉल्ट इन द फूड। भी घर पे कोई खाना बना होगा और कुक जब उसमें नमक डाल रहा था तो बहुत ज्यादा नमक हो गया था उससे, वो ऐसा बोल रहा है। अब देखो बेटे, सबसे पहले पुट्स टू मैनी, यहाँ पे ये सेंटेंस में एरर है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। क्यों एरर है समझना, यहाँ जो फूड में एक्चुअल में ऐड किया गया वो क्या किया गया, सॉल्ट। सॉल्ट काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल, नमक काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी मैनी नहीं आता, यहाँ आता है मच। एक एग वाला क्वेश्चन आया था इसमें, जिसमें आगे लिखा हुआ था हाउ मैनी, और एक क्वेश्चन आया था मिल्क, और इसमें आगे आपको लिखना था हाउ मच, लेकिन आंसर में लिखा हुआ क्या आया था, हाउ मैनी। तो उसको गलत करना था और आपको आंसर एग्जैक्ट क्या लगाना था, हाउ मच। क्योंकि मिल्क आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ मच आता है, काउंटेबल के साथ मैनी। तो या मैनी नहीं होगा, या मैनी को काट के आपको क्या करना पड़ेगा, मच करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपकी ये एरर हो जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका पुट्स टू मच। कौन से ऑप्शन में दिखेगा, पुटिंग तो होगा नहीं, पुट्स टू मच, यही आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, मोहन इज अ गुड एक्टर। मोहन एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है, ओके, बट हिज ब्रदर इज बेटर देन हिम, लेकिन उसका भाई उससे और भी ज्यादा बेटर है। अब बताओ इसमें एरर क्या होगी। सबसे पहले देन, देन का यूज कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है भाई। कंपैरेटिव में जब भी डिग्री आती है तो कंपैरेटिव डिग्री लेगी। अब मुझे बताओ, गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट होती है। देन से मुझे साफ साफ पता लग रहा है डिग्री हमें कंपैरेटिव यूज करनी है, तो बेटर यूज करेंगे, तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं। तो इसका तो बेटा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।